1961 में स्वीडन के दौराना इलाके में इतना भयानक माइनिंग हादसा हुआ था कि पूरी धरती फट गई थी। रात के बीचों बीच आए भूकंप ने खदान के ऊपर ही एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया था। फिर मई 2020 में क्याना शहर में स्वीडन के इतिहास का सबसे बड़ा रॉक ब्लास्ट दर्ज किया गया। झटके इतने जबरदस्त थे कि जमीन ही चटक गई और पुराना शहर पूरा का पूरा 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट करना पड़ा। इसी तरह किरीना नाम की जगह पर दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड माइन मौजूद है, जहां साल में 100 से भी ज्यादा बार जमीन हिलती है। और सबसे खतरनाक बात यह कि इन झटकों का अंदाजा पहले से लगाना नामुमकिन होता है। अब इसी नई किरीना में कुछ टीनेजर रात के टाइम मौज मस्ती करने, पीने पिलाने के लिए माइन के पास इकट्ठा हुए। उनमें से एक लड़का अपने दोस्तों की बात न मानते हुए टॉयलेट करने के बहाने अंदर लगी फेंस पार कर लेता है। दोस्त चिल्लाते हैं कि वो इलाका मना है, लेकिन उसे परवाह नहीं। सामने एक गहरी दरार दिखाई देती है और जैसे ही जमीन मामूली सी हिलती है वो घबरा जाता है। थोड़ी देर बाद बाकी 2 दोस्त भी उसे ढूंढते ढूंढते अंदर आ जाते हैं। दोनों दरार के पास खड़े होकर नीचे झांक ही रहे होते हैं कि पीछे से वो लड़का अचानक डराने आ जाता है। दोनों तिलमिला जाते हैं और गुस्से में उसे धक्का दे देते हैं। तभी उनकी नजर नीचे भागते हुए अजीब से कीड़ों पर पड़ती है जो दरार के अंदर से निकल रहे होते हैं। वो तीनों वापस जाने ही वाले होते हैं कि अचानक फिर से जमीन हिलती है और देखते ही देखते दोनों दोस्त गायब। अब अकेला बचा लड़का घुटनों के बल बैठकर नीचे देखने लगता है कि आखिर हुआ क्या। लेकिन उसी वक्त एक और झटका आता है और वो भी दरार में समा जाता है। इधर शहर में टागा नाम का शख्स अपने बेटे साइमन के लिए बर्थडे केक तैयार कर रहा है, लेकिन चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। साइमन रात को दोस्तों के साथ गया था और अब तक लौटा नहीं, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रहा। दूसरी तरफ खदान में सुरक्षा अधिकारी फ्रिया पहाड़ पर लगी मशीनरी चेक कर रही होती है कि तभी उसे कॉल आता है कि माइन के पास हल्का झटका महसूस हुआ है। फ्रिया समझाती है कि पिछले हादसे के बाद पहाड़ अभी भी अस्थिर है, ऐसे छोटे मोटे झटके तो आते ही रहेंगे। थोड़ी देर बाद फ्रिया काम छोड़कर पुराने फैमिली वीडियो देखने बैठ जाती है। वो वक्त जब वो और टागा शादीशुदा थे और साइमन का जन्मदिन कितने प्यार से मनाया जाता था। साइमन का आखिरी मैसेज कल रात का था जिसमें वो उस पर नाराज था। फिर भी फ्रिया उसे एक छोटा हैप्पी बर्थडे मैसेज भेज देती है, यह सोचकर कि वो शायद टागा के घर ही होगा। इसके बाद फ्रिया अपने बॉयफ्रेंड डेयर को रेलवे स्टेशन से लेने जाती है। शहर की तरफ लौटते वक्त डेयर पहाड़ की हालत देखकर कहता है कि ये जगह दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। फ्रिया बताती है कि लोग धीरे धीरे यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि एक दिन ये माइनिंग जमीन को इतना तोड़ देगी कि यहाँ रहना नामुमकिन हो जाएगा। थोड़ी दूर जाते ही रास्ता रुक जाता है। कुछ लोग सड़कों पर खड़े होकर माइनिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर अभी काम नहीं रोका गया तो सबकी छतें छिन जाएंगी। फ्रिया परवाह किए बिना गाड़ी आगे बढ़ाती है ताकि लोग हट जाएं, लेकिन माइका वहीं खड़ी रह जाती है, यहाँ तक कि वो सड़क पर लेट जाती है जिससे गाड़ी उसके ऊपर चढ़ते चढ़ते बचती है। फ्रिया गुस्से में उतरकर उसे डांटती है और यहीं पता चलता है कि माइका दरअसल उसकी बेटी है। दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है क्योंकि ऐसी हरकत से फ्रिया की नौकरी जा सकती है, लेकिन माइका कहती है कि लोगों की जान नौकरी से ज्यादा कीमती है। तभी बीच में एक पड़ोसन आकर दोनों को शांत करने लगती है जो खुद भी अपना घर खोने वाली है, लेकिन फिर भी चाहती है कि लड़ाई झगड़े से बात न बिगड़े। घर पहुंचने पर फ्रिया की नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर जाती है। माइका ने टैगा के चेहरे पर च्युइंग गम चिपका रखी है। फ्रिया और डेयर थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हल्का झटका आता है। फ्रिया तुरंत फोन में रडार चेक करती है। रीडिंग्स कम हैं, यानी ये वही रोज की तरह का मामूली झटका है। कुछ देर बाद डेयर छत में पड़ी दरारों को देखकर परेशान हो जाता है कि ऐसे झटकों से इस शहर का क्या हाल होगा। फ्रिया बाहर से पड़ोसियों के कुत्तों को जोर जोर से भौंकते सुनती है। ये अजीब है, जानवर आमतौर पर ऐसे नहीं करते। तभी टैगा वहां पहुंचता है और बताता है कि साइमन कहीं नहीं मिल रहा। माहौल और अजीब हो जाता है जब टैगा की नजर डेयर पर पड़ती है और फ्रिया को औपचारिक तरीके से दोनों का इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। इसी बीच माइका भी अपनी गर्लफ्रेंड ईसा के साथ घर आती है और ताना मारती है कि आज साइमन का बर्थडे था, फैमिली टाइम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ माम बॉयफ्रेंड के साथ बैठी है। सब लोग मान लेते हैं कि हो सकता है साइमन चुपके से घर लौट आया हो और अपने कमरे में सो रहा हो, इसलिए केक उठाकर सब उसके रूम में जाते हैं कि सरप्राइज देंगे, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। उल्टा टैगा नोटिस करता है कि साइमन का गेमिंग कंसोल भी गायब है। उसी वक्त फ्रिया को साइमन के सबसे अच्छे दोस्त की माँ का फोन आता है। वो भी घबराई हुई है क्योंकि उसका बेटा भी कहीं नहीं मिल रहा। फ्रिया उसे भरोसा दिलाती है कि जैसे ही कुछ पता चलेगा वो तुरंत बताएगी। कॉल खत्म होते ही अचानक तेज झटका आता है। पूरा घर जोर से हिलने लगता है और दीवार में सीधी दरार पड़ जाती है। फ्रिया और टैगा दोनों अपने फोन निकालते हैं और देख जाते हैं कि इस बार के नंबर पिछले झटकों से काफी ज्यादा हैं, मतलब हालात बिगड़ रहे हैं। तभी माइन से कॉल आती है
भूकंप के चलते अंदर धंसाव हो गया है और इमरजेंसी में दोनों की जरूरत है। निकलने से पहले फ्रिया माइका से कहती है कि वो किसी तरह साइमन को ढूंढे। घर से बाहर निकलते वक्त सब नोटिस करते हैं कि कुत्तों का भौंकना और भी तेज हो गया है और खास बात ये कि सारे कुत्ते पहाड़ की तरफ नहीं, उल्टी दिशा में भाग रहे हैं। रास्ते में टैगा डेयर से अजीब अजीब सवाल पूछकर माहौल असहज बनाने की कोशिश करता है, लेकिन डेयर शांत रहकर दोस्ताना रवैया दिखाने की कोशिश करता है। माइन पहुंचकर एक कर्मचारी स्थिति समझाता है। 1000 से ज्यादा लोगों को पहले ही बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अब भी 112 लोग लेवल 520 से 750 के बीच फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम से संपर्क किया जाता है और पता चलता है कि सब लोग ऊपर आ रहे हैं, बस आखिरी 22 लोग अभी तक नहीं निकले। फ्रिया को तत्काल काम में लगना होता है, इसलिए वो डेयर से कहती है कि बाद में मिलती है। डेयर वहाँ से चला जाता है, लेकिन टैगा उसके पीछे जाकर साफ शब्दों में कह देता है, फ्रिया अपनी नौकरी से शादी कर चुकी है, उससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना और मेरे बच्चों को नए बाप की जरूरत नहीं है। ऊपर से तलाक के पेपर पर साइन भी अभी तक नहीं हुए। ये बात कहकर टैगा वापस फ्रिया और एरिका के साथ गाड़ी में बैठ जाता है और वे लोग मेन माइन टनल के अंदर घुसते हैं। रास्ते में दीवार पर फ्रिया के पिता की याद में लगी प्लेट लगी होती है, जिसे वो हल्का सा छूकर हाय कहती है। दोपहर तक गाड़ी 520 मीटर नीचे तक पहुंच जाती है। अब आगे पैदल जाना पड़ता है। चलते चलते उन्हें एक कर्मचारी मिलता है जो ड्रोन से मलबे का रास्ता फॉलो कर रहा होता है ताकि धंसाव वाली जगह का पता चले। ऊपर से अभी भी किसी तरह की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। फ्रिया एक हथौड़े से दीवार पर हल्की सी थाप मारकर चेक करती है और तभी अचानक ढेर सारे पत्थर नीचे गिर पड़ते हैं। तीनों कुछ पल के लिए डर से जम जाते हैं, लेकिन शुक्र है कि बस थोड़ी बहुत खरोंचें ही आती हैं। जब धूल छंटती है तो फ्रिया नए बने छेद में झांक कर देखती है और हैरान रह जाती है। दीवार के दूसरी तरफ पूरा का पूरा हिस्सा खोखला है। ड्रोन को अंदर भेजा जाता है और कैमरे में जो दिखता है उसे देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। दीवार के पीछे का हिस्सा मामूली सुराख नहीं, बल्कि पूरा का पूरा इलाका खोखला है। ड्रोन करीब 2 किलोमीटर अंदर तक घूम आता है और साफ नजर आता है कि ये खाली जगह सीधे शहर की तरफ बढ़ रही है। ये देखकर एरिका तुरंत कहती है कि अब वक्त बर्बाद किए बिना पूरे शहर को खाली कराना होगा। टैगा को ये बात ज्यादा लगती है। वो कहता है कि इतनी बड़ी इवैक्यूएशन करना पैनिक फैलाने जैसा होगा। तब फ्रिया उसे समझाती है कि अगर अभी कदम नहीं उठाए तो पूरा शहर जमीन में धंस सकता है। टीम वापसी के लिए मुड़ती ही है कि अचानक फिर से अंदर कहीं से गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है। फ्रिया दीवार को हाथ लगाकर अंदाजा लगाती है और जैसे ही कंपन बढ़ता है वो तुरंत चिल्लाती है, भागो! टनल तेजी से गिरने लगती है और सब अपनी जान बचाकर दौड़ पड़ते हैं। किसी तरह भागते भागते वो लोग रेस्क्यू चैम्बर तक पहुंच जाते हैं और ठीक वक्त पर अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। इधर ऊपर शहर में माइका अभी भी साइमन को ढूंढ रही है। उसे एक लड़के से पता चलता है कि रात को पार्टी हुई थी। वो अपने भाई को कॉल करती रहती है। अचानक उनके गार्डन वाले सैंडबॉक्स में एक बड़ा सुराख बनता है और एक छोटा बच्चा उसमें फंसकर धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने लगता है। ऐसा बिना सोचे समझे दौड़कर उसे पकड़ लेती है और बाहर खींच लेती है, लेकिन उसका ट्राइसिकल पूरा का पूरा गड्ढे में समा जाता है। दूसरी तरफ फायर स्टेशन में भी हलचल मच चुकी है। डेयर खुद झटके महसूस करता है और बाकी फायरमैन बताते हैं कि कॉल्स की लाइन लगी हुई है। कहीं पानी की पाइप फट गई है, कहीं कुत्ते पागलों की तरह भाग रहे हैं, कहीं घरों में कीड़ों की बाढ़ आ गई है, तो कहीं सड़क में आई दरार में बस फंस गई है। डेयर हैरान हो जाता है कि क्या किरीना में रोज रोज ऐसी आफत आती है। उसका नया बॉस हंसते हुए कहता है, यहाँ रहना है तो सोचना पड़ेगा, वरना वापस लौट जाना। और हाँ, फ्रिया और टैगा का रिश्ता भी सालों से ऐसे ही आता जाता रहा है। उधर माइका जब आखिरकार अपनी कार तक पहुंचती है तो देखती है कि साइमन का दोस्त पीछे की सीट पर नशे में पड़ा सो रहा है और पीछे खाली बोतलों का ढेर लगा है। लड़का दरवाजा खोलने से मना कर देता है तो माइका गुस्से में पत्थर उठाकर शीशा फोड़ देती है। ऐसा बीच में पहुंचकर उसे डांटती है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तभी मौका देखकर वो लड़का कार से कूदकर भाग जाता है। माइका बहस छोड़कर तुरंत उसके पीछे भागती है। दोनों सड़क पार कर रहे होते हैं कि अचानक डेयर की कार तेजी से आता है और टक्कर होते होते बचती है। माइका दौड़कर उस लड़के को जमीन पर गिरा देती है और दोनों में हाथापाई होने ही वाली होती है कि डेयर बीच में आकर उन्हें अलग कर देता है। लड़का सफाई देता है कि उसने माइका की कार चोरी नहीं की, दरअसल साइमन ही कार लेकर गया था। तो पार्टी के बाद ज्यादा पीने के चलते वो बस उसी में आकर सो गया। वो माइका को पार्टी वाली जगह का लोकेशन बताता है और कहता है कि पता नहीं कैसे वहाँ मौजूद सारे लोग अचानक गायब हो गए। माइका तुरंत डेयर से उसकी कार मांगती है। डेयर जैसे ही पॉकेट से चाबी निकालता है, उसकी जेब से एक छोटा सा डिब्बा
डब्बा गिर जाता है, जिसे खोलने पर अंदर से एंगेजमेंट रिंग नजर आती है। माइका को तलाक वाले कागजों के बारे में पहले से मालूम होता है। वो कहती है, मेरी माँ ने वो पेपर सिर्फ पापा को चिढ़ाने के लिए साइन नहीं किए हैं, इसे प्यार व्यार मत समझ लेना। दोनों मिलकर माइन के पास वाली पार्टी की लोकेशन पर पहुंचते हैं। तभी उन्हें फोन की रिंग सुनाई देती है। आवाज फॉलो करते हुए वो लोग फेंस पार करके अंदर जाते हैं और सामने उन्हें जमीन में वही बड़ी दरार दिखती है। नीचे झांकते हैं तो एक चट्टान पर किसी का फोन लगातार बज रहा होता है। यहीं दोनों समझ जाते हैं कि पार्टी वालों के साथ क्या हुआ होगा। जमीन में बनी इस खाई ने सबको निगल लिया है। पास ही एक और फोन पड़ा दिखता है तो माइका साइमन का नंबर मिलाती है, उम्मीद में कि कहीं उसकी लोकेशन पता चल जाए, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। डेयर अपने फायर स्टेशन वाले बॉस को कॉल करके भी पूरी स्थिति बताता है। इसी बीच नीचे माइन के रेस्क्यू चैम्बर में फंसे लोग ऑक्सीजन मास्क लगाकर सांस ले रहे होते हैं। वे समझ जाते हैं कि बैठकर मदद का इंतजार करना बेकार है, सबसे जरूरी है बाहर निकलना और शहर वालों को इस आने वाले खतरे के बारे में तुरंत आगाह करना। जैसे ही बाहर की आवाजें शांत होती हैं, वो लोग चैम्बर से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही देखते हैं कि रास्ता पत्थरों से पूरी तरह बंद हो चुका है। एरिका को पुराने रेस्क्यू लैडर्स याद आते हैं। टैगा याद दिलाता है कि वो सीढ़ियां पिछले 20 सालों से इस्तेमाल ही नहीं हुई, लेकिन इस वक्त उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। सब मिलकर दूसरी टनल की तरफ बढ़ते हैं ताकि वहां से सीढ़ियों तक पहुंचा जा सके, लेकिन वहां भी गिरे पत्थरों की दीवार खड़ी होती है। सिर्फ एक छोटा सा खाली सुराख दिखता है जो खतरनाक तो है, लेकिन शायद वही उनकी आखिरी उम्मीद है। फ्रिया बिना वक्त गवाए उसी में घुस जाती है। ऊपर से आवाजें आती रहती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे रेंगते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाती है। अब बारी टैगा की होती है। वो अंदर उतरने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में तेज घबराहट होने लगती है। क्लॉस्ट्रोफोबिया के कारण उसे पैनिक अटैक आ जाता है और मजबूरन उसे वापस लौटना पड़ता है। फ्रिया टैगा को समझाती है कि अगर खुद के लिए नहीं तो कम से कम साइमन के लिए हिम्मत रखे। फिर उसे शांत करने के लिए वो वही पुराना पारिवारिक गाना गुनगुनाने लगती है। गाना सुनकर टैगा थोड़ा संभलता है और दोबारा कोशिश करने का फैसला करता है, लेकिन बीच रास्ते में फिर उसका शरीर फंस जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे चारों तरफ दीवारें उस पर बंद हो रही हों। उसका दम घुटने लगता है और वो फिर से पैनिक करने लगता है। फ्रिया मजबूर होकर खुद वापस उस तंग सुरंग में घुसती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। तभी टैगा बेहोश हो जाता है। बड़ी मुश्किल से फ्रिया अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचकर बाहर निकालती है। जब टैगा को होश आता है तो वो बिना कुछ कहे उसे गले लगा लेता है। ड्रोन वाला लड़का बिना किसी दिक्कत के किसी तरह वो तीनों आगे बढ़ते हैं और पुरानी रेस्क्यू सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं। वहां से चढ़कर वो आखिरकार टनल्स के बाहर निकल आते हैं। फ्रिया सबसे पहले माइका को कॉल करती है। माइका उसे जमीन में बनी बड़ी दरार के बारे में बताती है। फ्रिया घबराकर कहती है कि पूरा शहर कभी भी धंस सकता है और उसे तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन माइका ईसा की चिंता में वापस शहर की तरफ भागती है। डेयर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। तभी डेयर के सामने ही एक स्ट्रीट लाइट का खंभा हिलता हुआ गिर जाता है, जिससे उसे भी खतरे की गंभीरता का एहसास हो जाता है। फ्रिया माइन के कर्मचारियों से तुरंत चेतावनी सिस्टम चालू करने को कहती है। कुछ ही सेकंड में पूरे शहर में सायरन बजने लगते हैं और लोगों के फोन पर इमरजेंसी मैसेज आ जाता है, तुरंत शहर खाली करें। पूरा शहर भगदड़ में बदल जाता है। सड़कों पर गाड़ियों का जाम लग जाता है। लोग बच्चे बुजुर्गों को संभालते हुए जैसे तैसे निकलने की कोशिश करते हैं। फ्रिया और टैगा भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वापस शहर की तरफ मुड़ते हैं। ट्रैफिक में फंसे होते हैं तो टैगा कहता है, इस सब के बाद मैं पीछे हट जाऊंगा, तुम डेयर के साथ नई जिंदगी शुरू कर लेना। तभी फ्रिया सड़क पर भीड़ में एक लड़के को देखती है जो दूर से साइमन जैसा लगता है। टैगा बिना देर किए गाड़ी को फुटपाथ पर चढ़ा देता है और भीड़ के बीच से निकलता हुआ उसके पीछे भागता है। कुछ दूर जाकर रास्ता तंग हो जाता है तो दोनों गाड़ी छोड़कर पैदल ही भीड़ में घुस जाते हैं। भीड़ फ्रिया को घेर कर सवालों की बौछार करने लगती है। क्या हो रहा है? हमें क्यों निकाला जा रहा है? इसी दौरान दूसरी तरफ माइका को ऐसा मिल जाती है। वो उसे पूरी सिचुएशन बताकर कहती है कि अभी तुरंत यहाँ से निकलना होगा। बाहर डेयर एक बुजुर्ग महिला को बेहोश होते देखता है और उसे उठाकर मदद करने लगता है। तभी पूरे शहर में सड़कें फटने लगती हैं। हर तरफ दरारें दिखाई देने लगती हैं। माइका ऐसा और उनकी दादी को लेकर कार में बैठती है, लेकिन जैसे ही वो चलने की कोशिश करती है, टायर अचानक फट गई दरार में फंस जाता है। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर हिलने लगता है। इमारतों की खिड़कियां टूटने लगती हैं। फ्रिया और टैगा लोगों से चिल्लाते हैं कि जल्दी बाहर निकलें, लेकिन दरारें लगातार बड़ी हो रही हैं और गाड़ियों को निगलने लगती हैं। डेयर पीछे भागता है ताकि वो बुजुर्ग महिला को निकाल सके। वहीं ईसा माइका की मदद करने लगती है क्योंकि उसकी सीट बेल्ट फंस गई है। फ्रिया दूर से ये सब देखती है और दौड़ती है, लेकिन भगदड़ में लोग उसे रोक रहे हैं। गाड़ी धीरे धीरे दरार में डूबने लगती है। डेयर फिर भी कूद कर उसके पास पहुंचता है और बड़ी मशक्कत के बाद ईसा और
माइका को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। तभी सभी को कुछ और भी हैरान करने वाला दिखाई देता है। पहाड़ गिरने लगता है। उसकी तेज लैंडस्लाइड शहर की तरफ बढ़ती है। डेयर तुरंत कार में लौटकर सीट बेल्ट काट देता है ताकि वो और माइका खिड़कियों के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल सके। इसके बाद पूरा परिवार एक साथ बाहर निकलता है। रास्ते में वो हर किसी की मदद करते हैं जो गिरा है या डर के मारे हिल नहीं पा रहा, उसकी मदद करते हैं। ऐसा खुद एक बेबी को लेकर फंसी माँ के पास जाती है और उसे सुरक्षित बाहर निकालती है। फ्रिया की चिंता तब बढ़ जाती है जब वो देखती है कि पहले जिस टीनेजर का पीछा कर रही थी उस पर एक कार दौड़ गई। लैंडस्लाइड धीरे धीरे शहर तक पहुंचती है और जैसे ही किसी बिल्डिंग को छूती है उसे पूरी तरह तबाह कर देती है। धुएं के बादल उठते हैं और जो लोग धीरे थे उनकी जान चली जाती है। कई मिनट बाद लैंडस्लाइड रुकती है और जिन लोगों ने बच निकलने का साहस दिखाया था वो अंततः सांस ले पाते हैं। माइका धुएं के बीच से बेबी वाली स्टॉलर को देखती है और टूटकर रो पड़ती है। उसे एहसास होता है कि ऐसा दरार में गिर गई। फ्रिया और टैगा पहले उस टीनेजर की जांच करते हैं जिस पर कार गई थी और राहत की सांस लेते हैं जब पता चलता है कि वो साइमन नहीं है। इसके बाद उनका ध्यान पूरी तरह माइका को सांत्वना देने पर होता है। कुछ ही देर में पूरे शहर में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है। अस्पताल भर जाता है और बचाए गए लोगों की मदद करने के लिए हर जगह टीम लग जाती है। फ्रिया साइमन को ढूंढती रहती है लेकिन भीड़ में उसे कहीं नहीं देख पाती। तभी एक टीनेजर फ्रिया की बातें सुन लेता है और सबको बताता है कि साइमन स्कूल में है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम पार्टी कर रहा था और यही वजह थी कि उसका गेमिंग कंसोल गायब था। डेयर थोड़ी देर के लिए रुककर प्रार्थना करता है और टैगा उसके पास आकर अपनी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद देता है। फिर जब वो डेयर के हाथ में अंगूठी देखता है तो इम्पल्सिवली उसे खुद की जेब में डाल देता है और कहता है कि ये मैं अपने परिवार के साथ नहीं कर सकता। डेयर तुरंत उस पर कूद पड़ता है और दोनों फर्श पर लड़ने लगते हैं। माइका बीच में उन्हें अलग करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती तो वो फ्रिया को बुलाती है। फ्रिया आते ही लड़ाई रोक देती है। इसके बाद पूरा परिवार अस्पताल छोड़कर साइमन को ढूंढने निकल पड़ता है। जैसे ही वे बाहर आते हैं वो सभी बड़े ही शौक में आ जाते हैं। पहाड़ गिरने के बाद जो विशाल क्रेटर बना है उसे देखकर उनका दिल कांप जाता है। स्कूल पहुंचते ही दरवाजे पर एक टीनेजर खड़ा है लेकिन हादसे से इतना डरा हुआ है कि सवालों का जवाब नहीं दे पाता। परिवार अंदर भागता है और हर तरफ का नुकसान देखकर हैरान रह जाता है। जो कॉरिडोर कंप्यूटर लैब तक जाता है वह मलबे से भरा हुआ है। सबको बेहद सावधानी से पार करना पड़ता है। माइका एक मृत शरीर देखती है और उसे पता चलता है कि ये उसकी एक क्लासमेट है जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है। तभी कॉरिडोर के अंत से साइमन की आवाज सुनाई देती है। डेयर आगे बढ़कर देखता है कि कोई खतरा तो नहीं, लेकिन कॉरिडोर रास्ता ब्लॉक होने की वजह से माइका वेंट से घुसने की कोशिश करती है जिसे डेयर रोक देता है। अब फ्रिया ही उस खतरनाक रास्ते से चढ़ाई करने वाली होती है। टैगा उसके चारों ओर एक केबल बांधता है और रास्ते में दोनों अपने रिश्ते पर थोड़ी बातचीत करते हैं। ऐसा लगता है कि शायद अब कोई समझौता निकल सकता है लेकिन तभी वेंट से और मलबा गिरता है। पुरुष तय करते हैं कि उन्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए लेकिन फ्रिया एक छोटा सा सुराख देखती है और बिना देर किए उसमें कूद जाती है। मलबा उसके पीछे गिरता है और अचानक वह परिवार से अलग हो जाती है। फ्रिया दूसरों को आश्वस्त करती है कि वो ठीक है और अपनी तलाश शुरू करती है। रास्ते में और भी मृत टीनेजर मिलते हैं। कंप्यूटर लैब में पहुंचकर फ्रिया एक लड़की को देखती है जो मेटल रॉड में फंसी हुई है और तभी उसे पता चलता है कि उसका बेटा साइमन एक सिंक होल में फंसा हुआ है। अचानक जमीन का एक हिस्सा और गिरता है लेकिन सौभाग्य से साइमन समय रहते खुद को बचा लेता है। उस समय परिवार आखिरकार कुछ मलबे हटाकर कॉरिडोर को पार करने में कामयाब हो जाता है। टैगा एक मृत शरीर को जैकेट से ढकता है और फिर अंगूठी डेयर को लौटा देता है। वे कमरे में पहुंचते हैं और देखते हैं कि फ्रिया एक केबल फेंक रही है ताकि दूसरी तरफ खड़ी लड़की उसे पकड़ सके। जैसे ही लड़की उसे पकड़ती है जमीन और गिरती है और झटके से उसकी मौत हो जाती है। तभी डेयर एक हौज लेकर फ्रिया के चारों ओर बांधता है ताकि सब मिलकर उसे सिंकहोल में सुरक्षित उतार सकें। जैसे ही वह सही दूरी तक पहुंचती है वह हौज पर झूलती है लेकिन उसकी भारी वजन से फिर से फर्श का एक हिस्सा टूट जाता है और वह उड़ते हुए एक मेटल के टुकड़े से टकराकर अपने पैर में फंस जाती है। दर्द असहनीय होता है लेकिन डेयर उसे चेतावनी देता है कि उसे यह खुद न निकालना चाहिए वरना वह खून बहाकर मर सकती है। फर्श के और टुकड़े गिरते रहते हैं और लड़की का शरीर भी सिंक होल में गिर जाता है। साइमन डर और सिहरन के साथ सिंक होल को देखता है और फिर उसे ध्यान आता है कि उसकी माँ दर्द से बेहोश होने वाली है। वह उससे बातें करता है ताकि वह होश में रहे। दोनों अपने आखिरी झगड़े पर चर्चा करते हैं और सुलह कर लेते हैं। बाकी लोग एक और हौज लेकर फर्श
लाश को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने का हिस्सा फिर टूट जाता है और एक बड़ा फर्नीचर सिंक होल में गिरता है। सौभाग्य से उसका केबल उसे बीच में लटका देता है। जिस चट्टान पर फ्रिया फंसी थी वह भी टूटने लगती है। साइमन तुरंत उस लटके फर्नीचर पर कूदता है और सावधानी से दूसरी तरफ पहुंचता है। अब वह चट्टान को पकड़कर अपनी माँ को गिरने से बचा सकता है। माइका गिरा हुआ कॉलम देखकर सिंक होल में स्लाइड कर जाती है और आखिरी पल में छलांग लगाकर अपने परिवार तक पहुंचती है। वह अपनी बेल्ट को फ्रिया के पैर पर बांधकर एक इम्प्रोवाइज्ड टॉर्न बनाती है। अब भाई बहन मिलकर मेटल के टुकड़े से फ्रिया को खींचते हैं। फ्रिया दर्द से चीखती है और आखिरकार बेहोश हो जाती है। भाई बहन जल्दी से उसे अंदर लेकर आते हैं और होश में लाते हैं। इसके बाद फ्रिया हॉज को साइमन के चारों ओर बांधती है और बाकी लोग उसे सिंक होल से बाहर खींचते हैं। सिंक होल का किनारा भी अब टूटने लगा है, इसलिए माइका और फ्रिया के पास कोई और विकल्प नहीं बचता, बल्कि वे लटके हुए फर्नीचर पर कूदती हैं। आखिरकार परिवार सुरक्षित बाहर आ जाता है। वे सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और राहत की सांस लेते हैं। शहर के बाकी लोग भी रेस्क्यू टीमों की मदद से सुरक्षित निकल चुके हैं। साइमन अपनी माँ को देखकर मुस्कुराता है। फ्रिया और टैगा एक दूसरे को देखते हैं और महसूस करते हैं कि उनके रिश्ते में अब भी मजबूती बाकी है। माइका और ईसा भी साथ में हैं और डेर सबको सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेता है। शहर अब बुरी तरह से तबाह हो चुका है, लेकिन परिवार ने एक दूसरे का हाथ थामे साहस और एकता के साथ इस आपदा को पार कर लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।